हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय एंड वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले लेक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी एंड डाल्टन मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आइए रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। डाल्टन जी का ड्रॉबैक्स क्या था? डाल्टन जी का ड्रॉबैक्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटा होगा। कि वो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं एक एटम में। लेकिन वो उन्होंने क्या, वो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना, वो बेसिकली रदरफोर्ड जी ने गोल्ड फॉयल को लिया था जो 100 नैनोमीटर का शायद था। 100 नैनोमीटर का एक गोल्ड फॉयल लेकर अल्फा रे को उन पर अल्फा रे को उनको फेंका था। तो ये समझते हैं उस एक्सपेरिमेंट को ना। पहले वो अल्फा रे कैसे बनता है ना, अल्फा रे बेसिकली क्या होता है। अल्फा रे का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल को कंटेन करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, हीलियम प्लस प्लस। जब हीलियम सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट में होता है तब क्या होता है ना, उनमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अल्फा रे को पहले पता किस पर ना, गोल्ड फॉयल के ऊपर। मैं गोल्ड फॉयल को लेते हैं। ऐसे तो कोई अल्फा रे हमारे नज़रे में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हम एक फॉस्फोरस मेटल जिंक सल्फाइड को लेते हैं। जब हम पता चलेगा, जब यहाँ पे स्ट्राइक बम्बार्ड करेंगे वो वाल पे, हमें पता चलेगा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है रदरफोर्ड मॉडल का। ओके, रदरफोर्ड ने क्या किया ना, इधर से अल्फा रे को स्कैटर किया। जब अल्फा रे को उन्होंने फेंकना शुरू किया तब उनको 2-3 जैसे पोस्टुलेट मिले, वो क्या क्या मिले उसके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा रे उन्होंने भेज रहे हैं वो 99.9% अल्फा रे क्या हो रहे हैं ना, आर पार हो जा रहे हैं। वो जो गोल्ड फाइल लेते हैं उसका आर पार हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ना, जैसे कि बहुत कम पार्टिकल है, वो क्या कर रहे हैं ना, वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या, हम उसको जब कंक्लूजन निकालेंगे तब हमको उसको अच्छी तरह से समझेंगे। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है ना, ए फ्यू पार्टिकल्स दैट इज, उसके एग्जैक्ट नंबर में सर 20,000 में कोई एक, वो क्या हो रहा है ना, रिफ्लेक्टेड विथ और उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम पार्टिकल्स। that make more than 90 degree. तो क्या हो रहा है ना, बहुत कम पार्टिकल है वो रिफ्लेक्टेड है।
with an angle greater than 90 डिग्री। ओके, इस तीन ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं ना। पहले 99.9 अल्फा पार्टिकल जो कि ऐसे फाल के आर पार हो जा रहे हैं। आप मानिए कि एक दीवार है, आप छोटे छोटे बॉल फेंक रहे हैं, तो वो दीवार के बॉल आर पार हो जाए मतलब क्या है, वो दीवार खाली है। 99.9 मतलब आप 100 बॉल भी फेंकेंगे उसमें 99 तो चला ही जाएगा, और एक के बारे में पता नहीं वो क्या होगा। 99.9% जितना कि वो आर पार हो जा रही है, उसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो खाली होगा। और क्या है, जो उससे भी कम पार्टिकल है जो थोड़े थोड़े एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो 90 डिग्री के कम लेस देन 90 डिग्री के एंगल कर बना के वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसका मतलब क्या है ना, अल्फा रे एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, मतलब उसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा होगा जिसको स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगे तो उसके करीब जो जा रहा होगा। तो वो क्या होगा ना, जब पॉजिटिव चार्ज जब रिपेल ही करेगा ना, तो उसका मतलब क्या है, कुछ बहुत छोटे पॉजिटिव चार्ज जो एटम का है वो बहुत छोटे से हिस्से में है, उससे क्या पता चलता है। और ये क्या होता है ना, सम रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विथ एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब अल्फा रे भी एक हैवी पार्टिकल है जिसका हमें पता है अल्फा रे में 2 न्यूट्रॉन है एंड 2 प्रोटॉन है। उसका मतलब लगभग उसका 4 AMU मास होगा। तो इतना वो तो बहुत मतलब वो कितना हैवी होगा इलेक्ट्रॉन से। तो वो उसको रिपेल कर रहा है, तो मतलब उससे भी कोई एक हैवी पार्टिकल से वो टकरा रहा है, कोई तो हल्का पार्टिकल से जब कोई टकराएगा वो तो पीछे नहीं आएगा ना, मतलब कोई हैवी पार्टिकल है। तो मतलब ये पता चलता है कोई एक जैसे कि कोई हैवी मास है जिसमें देखो टकरा के वो 90 डिग्री से ज़्यादा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना के वो पीछे आ रहा है। ओके, हम इस फर्स्ट लोड को समझते हैं। फर्स्ट लोड जब हम समझते हैं, एक जैसा भी कोई आटम हो, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास आउट है and some of them are deflected with small angle। जो भी उसके करीब जा रहा होगा उसमें एक कोई होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल करके ऐसे लिख करके आ रहा होगा। ऐसे तो रदरफोर्ड जी ने एक गोल्ड फाइल लिया था, 100 नैनोमीटर का गोल्ड फाइल। उसका तो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं आएगा एक एटम है जो से टकरा रहा है, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे। एक फाइल है, उसमें से ऐसे ही बहुत सारे खाली जगह ऐसे कि अल्फा रे निकल जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत ऐसे स्मॉल एंगल करके निकल रहे हैं, और उसमें से काम भी ज़्यादा एंगल करके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हाँ, उन्होंने और क्या क्या लिया था ना, एक अल्फा पार्टिकल, जिंक सल्फाइड मेटल। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया ना, पहला ही ऑब्जर्वेशन है क्या है ना, मोस्ट जो 99.9% जो अल्फा रे से निकल जा रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द एटम मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी। फिर दूसरा क्या था ना, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
क्या हो रहे हैं ना, स्मॉल एंगल से ये कर रहे हैं, मतलब तो अल्फा पार्टिकल है क्या है, फिर दूसरे समय अल्फा पार्टिकल जो एक पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज हाँ कोई तो बहुत थोड़ा बहुत कम जगह ले रहा है। वो श्योर नहीं हुए थे कहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो मे एंड सेंटर हो सकते हैं, उनका अंदाजा यही था। देन क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था ना, एक कोई 20,000 में से एक पार्टिकल है जो 90 डिग्री से एंगल करके डिफ्लेक्ट रिटर्न बैक होता था, तो उसका मतलब क्या है ना, एंटायर मास ऑफ एटम atom is concentrated in somewhere। हमें तो पता नहीं था कहाँ हुआ था, हमें मतलब रदरफोर्ड जी को क्या कंक्लूजन था, फिर उन्होंने वो कंक्लूजन से और आटम को मॉडल सजेस्ट किया। ओके, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनके सारे ऑब्जर्वेशन को देखकर उन्होंने क्या किया ना, आटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में क्या है ना, इट इज वेरी स्मॉल, carries entire positive charge and the entire mass of atom known as nucleus। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है ना, न्यूक्लियस को छोड़कर जो आटम मेरे आपको मन में ये रहा होगा नहीं, हाँ आप जो सोच रहे हैं वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट आटम, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को सजा के हुए देखते हैं। रदरफोर्ड के मानने में तो आटम का जो इतना साइज है -10 and then the extra nuclear part है the radius of nucleus is 10⁻⁻15 मीटर। तो आपको ये एटम और जो न्यूक्लियस को कंपेयर करने के लिए, थोड़ा सा फील करने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो लग रहा है, जो इतना बहुत छोटा गैप है नहीं, वो बहुत बड़ा है, मतलब 10⁵ टाइम्स छोटा है। मान लो कि यदि आप एक क्रिकेट बॉल को लेके एक फील्ड के बीच में तो रखोगे, तो और उसका फील्ड का लेंथ वो शायद 5 किलोमीटर के फील्ड में के सेंटर में जब आप एक छोटे सा गेंद को रखोगे तो वो गेंद को न्यूक्लियस माना जाएगा, और वो पूरी जो ग्राउंड को, क्रिकेट ग्राउंड को आटम मानेंगे। तो इतना साइज का डिफरेंस होता है, और बहुत छोटा लग रहा है नंबर में, लेकिन ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन था
हम ड्रॉबैक अब नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा उनका पोस्टुलेट के बारे में पढ़ लेते हैं। हर बार जो एक इंसान का बुराई करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, देन उसके बाद उनके पोस्टुलेट में आएगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कहने पे आपका उसका अच्छी तरह से डेफिनेशन ये किया जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि प्रोटॉन्स आसानी से नहीं चेंज ही नहीं हो सकते। जब रेडियो एक्टिविटी के जब केस आएगा तभी हो सकते हैं, लेकिन बाकी कब चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर तो क्या है ना। जब वैज्ञानिकों ने कहा तो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया ना, इलेक्ट्रॉन को तो थोड़ा एनर्जी पाने पे एक्साइट कर जाएंगे, हम उसको बोर के मॉडल में अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन अब आपके लिए इतना ही। एटॉमिक नंबर कहने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रोटॉन का नंबर तो आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, तो हम उसको लेंगे तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के जैसा रहेगा, और अब एटॉम में इतना आसानी से चेंज नहीं होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा न्यूट्रल एटम में। ओके, तो लगेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। ओके, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ऐसा नेगलेक्ट ही है, और हमें ये पता है कि हम जब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद हम जब पोस्टुलेट पढ़ रहे थे, जब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सब बराबर होता है। वो कितना होता है? 1 AMU हम उसको लेते हैं। ओके, तो मास नंबर कहले, मास नंबर बोलने पे मास ऑफ ए एटम depends upon number of protons and number of neutrons. So मास नंबर का बोलने पे क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर मास नंबर पर तो हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो एलिमेंट मान लो कोई जेड है, तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ से नीचे लिखा जाएगा और मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा, ऐसे ही उसका रहता है। और एटॉमिक नंबर को हम ऐसे नोट कर लेंगे और उसको एम से ऐसे ही, नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर और ऊपर रहेगा मास नंबर। हाँ, इस सभी का हमारा पिछले साल PYQ में क्वेश्चन आया है, हम उसको अब करेंगे। और एग्जाम्पल में उसका एग्जाम्पल है, आप लिख लीजिए। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी आप ले लो। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हम कितना 8 नंबर पे आता है, 8वां नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे उसको ना, उसका 8 प्रोटॉन है, और जब न्यूट्रल होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और उसमें 8 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या होगा? मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 16 AMU। हम उसको AMU को तो लिखा नहीं आता, सिंबल पे जब लिखते हैं। और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 8। तो जब हम सिंबलाइज, ऑक्सीजन का सिंबल है, और जब हम उसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर आएगा नीचे और मास नंबर 16 आएगा ऊपर, ऐसे ही लिखते हैं।
एग्जाम्पल में उसके बेस में एक सवाल है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है और उसका मास नंबर है 80 एंड एटॉमिक नंबर 35। और हमको क्या दिया है ना, हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो हमें ये पता है कि ऊपर जो है वो क्या है ना, मास नंबर, और नीचे वाले जो लिखा होता है सिंबल के एलिमेंट का, तो इसमें क्या एटॉमिक नंबर। तो हमें बेसिकली पता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन का नंबर कितना आएगा 35। और ये एक न्यूट्रल आटम है, तो इसमें क्या होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इज इक्वल टू 35। देन उसे क्या दिया गया है, मास नंबर कितना है 80। मास नंबर हमें पता है क्या, मास नंबर कैसे आता है, एक एटॉम का मास उसका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो मास नंबर को हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर हमें 80 पता है और प्रोटॉन कितना पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर है वो 35। एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, वो उसको ऐड है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, -35 ओके। देन हम और एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि जो एक एटम अपना न्यूट्रलिटी कैसे खोता है, मतलब वो कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव। ओके, जो एक एटम है, मतलब हम ऑक्सीजन के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, हम लेंगे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन को लेंगे, जिसका हम पता है एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास 16 एंड देन एटॉमिक नंबर 8। उसका सिंबल में हम ऐसे लिखेंगे। तो हम अब ऑक्सीजन अपना अब कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इधर सिंबल में हमें इतना ही दिखाई दे रहा है, तो कितना होगा ना, बराबर होगा 8 के। जब नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बराबर है तब एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो मानो कि ऐसा तो नहीं है कि एक एटम और नहीं ले सकता। हम लेना देना के बारे में बाद में हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, जब अब्बा प्रिंसिपल पाउलिस प्रिंसिपल हम अच्छी तरह से उनमें पढ़ेंगे। अब जस्ट आपका एक नॉलेज देने के लिए मैं ऐसे क्योंकि एनसीईआरटी में उसके ऊपर सवाल भी दिया है। अब तक वो तो ऐसा नहीं बताता कि न्यूट्रलिटी के बारे में, एटम के बारे में। ऐसे तो हमें एनसीईआरटी में उसके ऊपर सवाल ही वहीं पे है, इसी कंसेप्ट के बाद में है। हालांकि हाँ, ये तो जब आपका बोर्ड के एग्जाम में शायद एक सवाल आ सकता है। अब जैसा कि न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में हम किसने बोले थे, हम तो पिछले से बता चुके हैं उसके बारे में कि न्यूट्रलिटी हम सबसे पहला डाल्टन जी के मॉडल से ही हमें पता चल चुका है। ओके, देन इसके बारे में हम अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं और उसके बारे में अच्छी डिटेल से अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, आपका प्रिंसिपल, तब उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। एक बेसिक सा कंसेप्ट के लिए मानो कि किसी भी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज ही नहीं किया जा सकता है, तो क्या होगा ना, एक ही नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, तो -1 इसका ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। फिर वो मानो कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तो हमें बदल ही नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। तो मतलब वो छोड़ो, 8 है हम 1 को बढ़ाए, और 8 है हम 2 को बढ़ाए, लेकिन इधर क्या है, इधर 8 ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते प्रोटॉन के ऊपर। ओके,
वो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन न्यूट्रल होने के बाद 2 फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब -2 चार्ज रहेगा। ऐसा ही करते करते हम चलेंगे। देन इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, जब एक ही नेगेटिव चार्ज आता है तो O-1 O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बारे में हम रिडक्शन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे ही आप 8 है और 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर है, मतलब तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन कैंसिल करने के बाद चार्ज कितना रहेगा, -3। ऐसे ही होता रहता है। अब हम उसके बाद और एक एग्जांपल है जिसके लिए मैं ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया हूँ, तो क्या आप नोट कर लीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है, कोई एक एग्जांपल में है एनसीईआरटी के, एलिमेंट ई have number of electron is equal to 18, number of proton is equal to 15 and number of न्यूट्रॉन भी 15 दिया है। तो उसको सिंबलाइज करके हम कैसे लिखेंगे, यही हमें बोला गया है। और एलिमेंट ई दिया गया है, मतलब उसका सिंबल ई रहेगा। नीचे क्या रहेगा ना, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। हाँ, इधर देखो, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है। उसका मतलब क्या है, जब उसका चार्ज +15 रहेगा उसका न्यूक्लियस पे, और बाहर में गया कितना, -18, मतलब उसके एटम के ऊपर -3 चार्ज है। -3 चार्ज इसका मतलब क्या है, हम जिसमें पहले में टेबल करके बताया हूँ, उसके 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए हैं। ओके, अब इधर क्या हुआ है, न्यूट्रलिटी को तो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम डिस्ट्रॉय हो गया है। हम इसलिए हम हर बार एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन को देख के नहीं लगाते। ये सब इस सवाल से हमें ये सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि इसी सवाल जिसमें हम इसी कंसेप्ट को देखेंगे, एक सवाल में मल्टीपल कंसेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। ओके, एटॉमिक नंबर पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 15। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा था 15। देन मास नंबर, मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 15 प्लस प्रोटॉन 15 and that's 30, and this mass number is 30, and here that is 3 extra added electron, so -3 negative charge is also on this, the symbol of the element. Okay, इसका आंसर है, आप नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे जाएंगे। उसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट आता है, आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप किसके लिए क्या होता है ना, जब एक एलिमेंट है, उसके बाद देखा गया कि कोई एलिमेंट ये ऐसा है जिसमें एटॉमिक नंबर तो हर सेम है, लेकिन उसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया है। एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होने से क्या फ़र्क भी पड़ जाएगा, आप ये सोच रहे होंगे, उसका मास में फ़र्क पड़ जाएगा। न्यूट्रॉन तो मास के ऊपर, मास तो हमारा न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे आइसोटोप, आइसोटोप होने से क्या होगा ना, एक जैसे ही लीजिए कि हम एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन का बेसिकल नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है आइसोटोप्स। इसमें ये क्या है ना, एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर है। ओके, पहले में क्या है ना, पहले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहले में 0 है तो मास ओनली प्रोटॉन है 1। एक ही न्यूट्रॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 1,
प्लस प्रोटॉन है 1, मास नंबर रहेगा 2। यहाँ पे और एक मास नंबर का सीरियल कर लेता हूँ, 0 प्लस 1 आएगा 2, और ऐसे ही और एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं 2 कर लूँगा, तो क्या होगा ना, एक ही प्रोटॉन तो पहले से ही है, उसमें और 2 ऐड हो गए, 3 मास नंबर। ऐसे सेम मास नंबर बट हैव डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। ओके, तो हम लिखते हैं एलिमेंट्स having same mass number but have different, element having same atomic number but have different mass number। ऐसे ही और एक कंसेप्ट आता है आइसोटॉप के बाद, आइसोबार। आइसोबार कहता है ना, ठीक उसका उल्टा है, हम उसके एटॉमिक नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस एलिमेंट्स which have सेम मास नंबर, तो मास नंबर क्या होगा ना, ऊपर वाले नंबर सबका सेम होगा। जैसे कि अब कैल्शियम ले लो, उसका एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। पोटासियम एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 39.5 भी है और 40 भी ऐसे मिलता है। आर्गन ही ले लो, उसका भी बराबर में आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 18 लेकिन मास नंबर होगा 40। ओके, देन नंबर 3 पे आइसोटोन। आइसोटोन क्या है ना, बाकी चीज़ों का हम किसी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा समान हो गया तो बात बन गया, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। ओके, देन हम एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर 6 और उसका मास नंबर कितना है। कार्बन का एक्चुअली वो 12 होता है, आपको थोड़ा समझने के लिए बोल दूँ, जैसे 12 होता है, लेकिन उसका 14 वाला भी आइसोटॉप मिलता है। देन नाइट्रोजन का एटॉमिक नहीं तो आप बोल दोगे आप 14 कैसे लिख सकते हो। ओके, देन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, लेकिन उसका मास नंबर 15 वाला है, हम एक आइसोटॉप लेंगे। देन ऑक्सीजन का लेकिन आमतौर पे ऐसे ही मिलता है नेचर पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 16। तो हम कैलकुलेट करेंगे क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसका समान है, और सर ऐसे आप लिख लिए नहीं, हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना आएगा ना, मास नंबर से हमें पता है मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मास नंबर कितना है 14 माइनस 6 दैट्स 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, इसमें कितना है, इसमें 15 माइनस 7 8। यहाँ पे कितना है, N1 N2 लेवल पे लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा बाद में। इसमें कितना आएगा 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो हाँ सभी पे हम देख सकते हैं, सभी पे नंबर ऑफ द न्यूटन समान आ रहा है, उसको बोलेंगे क्या, आइसोटोन प्लेसेस, दैट इज एलिमेंट्स having same number of न्यूट्रॉन। देन हमारा लास्ट आता है एनसीईआरटी के मतलब से इतना ही जाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत ही निकलेंगे और हमें इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉन्स दैट द
आइसोलेटर मतलब आपको क्या, आइसो का मतलब तो केमिस्ट्री में आप इतना तक समझ गए होंगे कि सेम आता हुआ होगा, सेम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे कि हमें बाकी कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, क्या, सिर्फ केवल इलेक्ट्रॉन हमारा समान होना चाहिए। दिस एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, तो ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल उसका बनेगा। तो ऑक्सीजन ही ले लो, ऑक्सीजन जो न्यूट्रल है, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल है तो उसका कितना आएगा, 8। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जब -1 हम लेंगे, फ्लोरीन एक क्लास कर देगा जब, देन उसके बाद नियन, नियन 2 लस कर देगा तो फ्लोरीन +1, 2 लस करेगा तो +1 कर देगा। हम उसको गेन के समझते हैं, पहले हम उसे जब गेन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से लिख देता हूँ, वैसे तो मैं नहीं लिखता कुछ भी। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, जब एक एटम लस करेगा इलेक्ट्रॉन लस करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तभी सेम रहेगा, मतलब मान लो 8। तो ये न्यूट्रल पे क्या रहता है, एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही छूट जाएगा तब हम सिर्फ गेन का बात कर रहे थे और लस का बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब छूट जाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम बदला नहीं सकते, वो 8 रहेगा, +8 -7 तो कितना आएगा नेट चार्ज, कुल मिला के +1 ही आएगा। ओके, इसको तो आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटॉन को हम बदला नहीं सकते, देन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लस कर देगा तो कितना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लस कर देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, -6 नेट +2 चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नेट चार्ज इज +2। ओके, देन इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्यों आएगा, हम पहले से हम समझा के आपको डेफिनेशन बोले हैं। अच्छा, ये से बहुत बच्चों का ऐसे डाउट रहता है, वो क्यों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम अच्छी तरह से समझ गए। ये से ये रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। जैसे हम बढ़ाते चलेंगे, सोडियम का +3 लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसका भी 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जब देखेंगे सब पे 8 ही आएगा। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करना मैं सिखा चुका हूँ आपको पहले से। ओके, नोट कर लीजिए। अब रदरफोर्ड का मॉडल और सब पोस्टुलेट के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनका ड्रॉबैक के बारे में छोड़ ड्रॉबैक के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि रदरफोर्ड जी का मॉडल के बाद हम क्या मॉडल पढ़ते हैं, मतलब वो एटॉमिक मॉडल, उसके बाद आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ऐसे क्यों कभी नहीं होगा कि आज रदरफोर्ड जी ने बना लिए रदरफोर्ड मॉडल और उसका थीसिस पब्लिश हो गया, उसके बाद बोर जी का आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब उस समय में कोई तो साइंटिफिक ऐसे डेवलपमेंट हुआ होगा जो कि बोर्स मॉडल को बनाने के लिए और रदरफोर्ड मॉडल को खराब और रदरफोर्ड मॉडल में त्रुटि दिखाने के लिए ऐसा तो कोई तब डेवलप किया हुआ होगा। इसी तरह तो बोर का मॉडल के पढ़ने के पहले से हमें कुछ चीज़ें पढ़ना चाहिए, जैसे कि यहाँ से ड्रॉबैक हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स क्या है। ओके, ड्रॉबैक्स के बारे में हम जब बात करेंगे तो पहला आएगा कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी क्या होता है, बीच में क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूम रहा होता है उसकी तरफ से, ऐसे ही उसके मॉडल में समझा गया है। हाँ, वो पहले ये उसका उनका मॉडल में ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या था,
ना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, लेकिन हमें पता नहीं था इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सजा हुआ है। ये भी एक उनका ड्रॉबैक है। लेकिन हम पहले स्टेबिलिटी को जब पढ़ेंगे उसके बाद के हम बोर के मॉडल में हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ से घूम रहा होगा तब क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। आज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन एक चार्ज जब मूव करेगा तब एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो 12th में एक चैप्टर है इसके लिए, और ऐसे ऐसे एक छोटे से वीडियो में उसे समझा नहीं जा सकता कि क्यों एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे जब एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा तब एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ओके, जब एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म के हिसाब से क्या होगा ना, जब भी एक नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज पार्टिकल जब घूम रहे होंगे तब वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी एमिट करेंगे। क्या ये जब इलेक्ट्रॉन है जब एक पॉजिटिव चार्ज की तरह चारों ओर घूम रहा है तब वो जब घूमेगा तब वो एनर्जी एमिट करेगा, और ऐसे एनर्जी एमिट करेगा तो वो धीरे धीरे करीब में आएगा। हाँ, और एनर्जी एमिट करने में करीब क्यों जाता है वो बोर के मॉडल में हम क्लैरिफाई करेंगे उसको। धीरे धीरे करीब जाके एक ऐसा समय आएगा जिसका इतना कम एनर्जी हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म का एक एक्सप्लेनेशन है। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी वो नहीं बताए। हाँ, ये भी सिर्फ बताए थे घूम रहे हैं, लेकिन कैसे घूम रहे हैं उसके बारे में नहीं बताए थे। Not explain arrangement of electron. ओके, अब नोट कर लीजिए। नंबर 3 पे है, तो लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फेल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा होता है, अभी हम उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसा क्या डेवलप हुआ उसी समय तो कि वो बोर जी उनका मॉडल देने के लिए सफल हुए। ऐसा तो नहीं है कि आज ये रदरफोर्ड जी का मॉडल आएगा फिर अगले दिन बोर जी का मॉडल आएगा, नहीं, उसके बीच में बहुत टाइम गैप है और बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च का डेवलपमेंट हुआ है उसके फील्ड में। उसे समझते हैं कि अब तक हमें पता था कि तब तक रदरफोर्ड जी का मॉडल आया है तब तक हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और क्या क्या पता था उसी समय क्या चल रहा था। देन जो लाइट होता है उसके बारे में इतना कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो लाइट जो होता है उसके बाद पता चला कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से चलता है। उसके कोई दिन बाद ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक एक्सपेरिमेंट है हमारे कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर दिखाता है। इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर दिखाता है। उसके बाद तब क्या क्या डेवलप हुआ ना, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक ड्रॉबैक्स आया जो कि यहाँ पे पार्टिकल नेचर को शो किया। यहीं पे लग देता है, यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर को शो किया, यहाँ पे वेव नेचर। उसके बाद जब एक डुअल नेचर दिखा इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन का नहीं, जो डी बगली के एक्सपेरिमेंट से है डुअल नेचर के बारे में, अभी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में ये था, डुअल नेचर के बारे में बताया गया। ऐसे ही करते करते हमें क्या मिला, इन सब रिसर्च को इकट्ठा करके बोर जी का एक्सपेरिमेंट से हमें बोर का एटॉमिक मॉडल मिला।
तो हम पहले रदरफोर्ड जी मॉडल के से सीधा बोर के मॉडल को तो जंप नहीं कर सकते, उन सब के बारे में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। ऐसे पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ओके, ऐसे ही बहुत एक्सपेरिमेंट पे तो हम सीधा बोर के मॉडल पर जा नहीं सकते, हम पहले उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, यहाँ पे हम स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत रिसर्च हुआ था बोर जी के मॉडल से पहले से ही। ओके, तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल हम खत्म कर चुके हैं, जिसने हम बताया तब उसके बारे में हम ब्रीफली अब पढ़ेंगे। अब पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसमें क्या बताया है ना, वो लाइट के बारे में बताया गया है कि लाइट क्या होता है। हमें यहाँ से पता चलता है कि सूरज के जो रोशनियाँ थे उससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये बताया गया है कि ये जब एक सोर्स एनर्जी एमिट करता है वो लाइट के थ्रू ही एमिट करता है। इसी थ्योरी का पर्सपेक्ट हम अब जानेंगे, इतना तो हम नहीं, अब फिजिक्स में उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हैं। ओके, जब भी एक सोर्स एक एनर्जी एमिट करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही एमिट करेगा। एंड देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है वो भी आपको मन में सवाल आ रहा होगा। हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है समझ लेते हैं, देन उसके पर्सपेक्ट को राइट डाउन करेंगे। आप फिजिक्स में अच्छी तरह से उसके बारे में पढ़ेंगे, हम जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। ये क्या होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। हमने जिससे मीडियम उसको क्लासिफाई किया है क्या ना, मैकेनिकल में वेव जो है उसके लिए एक मीडियम का जरूरत होता है, मतलब माध्यम जो जिस तरह से एक वेव ट्रैवल करेगा उसमें मीडियम जरूरत है, लेकिन ये दोनों में मीडियम जरूरत नहीं है। मैकेनिकल वेव के बारे में है। फिर जब जो वेव ट्रैवल जब करता है, जब ट्रैवल करता है तब वो दो तरह के ट्रैवल करता है। कैसे ना, ट्रांसवर्स वेव मतलब इसे ट्रैवल, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ले सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम साउंड वेव जो हम बात कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उसका समझेंगे कि दो इसके वेव ऐसे कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि दो परपेंडिकुलर है, ये और ये दो जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर है, लेकिन ये ऐसे ऐसे ही, दिस इज साउंड वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। एनर्जी जब एक सोर्स से एमिट करता है तो वो जो लाइट है वो एक वेव की तरह जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। उसका पहला प्रश्न है। जो ये सोर्स को कैसे ले जाएगा ना, जो बल्ब जलता है, एग्जाम्पल
ब्लोइंग वाल्व, और आप ले सकते हैं हीटेड रॉड, ऐसे। एनर्जी emitted from source in the form of light. जो लाइट के थ्रू जाएगा is known as radiant energy. वो कैसे ट्रैवल करेगा? ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, उसका दूसरा पोस्टुलेट क्या है ना? ये तो हमें जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यूनिवर्स एक स्पीड लिमिट सेट किया है, ये उसी स्पीड से चलते हैं, लाइट के स्पीड से। तो उनका स्पीड कितना होगा ना? उनका स्पीड ओके। फिर उसका और एक पोस्टुलेट आता है कि क्या होता है ना, मैं पहले से बता चुका हूँ कि उसका मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसको ट्रैवल करने के लिए। जैसे वैक्यूम में ट्रैवल करता है। अब हमारा सोलर सिस्टम में जैसे जो सन का लाइट आता है, क्या उसके सन और अर्थ के बीच में क्या कुछ मीडियम है? नहीं है। लेकिन वो एनर्जी के थ्रू, एनर्जी सनलाइट के थ्रू जैसे आता है, वही क्या है? इट डोंट रिक्वायर मीडियम। then fourth postulate, fourth postulate क्या है? Here the electromagnetic wave contains oscillating electric field and magnetic field। शॉर्ट में लिख देता हूँ। and magnetic field perpendicular to each other, परपेंडिकुलर। ये नोट कीजिए। हाँ, मैं इसे समझा देता हूँ। सही, मान लो कि ऐसे ही एक एक्सिस है और वाई एक्सिस है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं मतलब फ्लैट की तरफ जा रहा है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस जेड एक्सिस। मतलब एक जेड प्लेन मान लो, एक जेड प्लेन में एक है और दूसरा, इसको मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नोट करिए, फिर मैं बाद में समझाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा काम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि मान लो कि यह एक एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दैट्स जेड एक्सिस। बोर्ड से मेरी तरफ से आ रहा है, मतलब एक्स और जेड डैश में मतलब समझ लो कि ऐसा ही एक है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। और फिर एक्स और वाई पे प्लेन में एक होगा, मतलब ऐसे। मैं इसको लाइन कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, आपको थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत नहीं होगा। ये जो है एक्स और जेड प्लेन में, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, और ये जो एक्स वाई प्लेन में है उसको हम मान लेते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यार ऑसिलेटिंग, मतलब वो ट्रैवलिंग ऐसे करेंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस में ऐसे ही चल रहा है, जैसे मतलब एक्स एक्सिस में एक सांप चल रहा हो, एक्स और जेड एक्सिस में पे फ्लैट होकर, और वाई और एक्स वो प्लेन में और एक सांप से चल रहा है, ऐसे ही ऑसिलेट करते करते दोनों प्लेन परपेंडिकुलर ही चलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो नोट करो, हेडिंग करो कैरेक्टर। पहला ये जो वेव, तो पहला कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ मान लीजिए कि यह एक ऑसिलेटिंग वेव है, इसका जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है तो उसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉप। तो वेवलेंथ क्या होता है ना, तो कंजुगेटिव क्रेस्ट और जो कंजुगेटिव ट्रॉक है में जो ज्ञात रहेगा। तो कंजुगेटिव क्रेस्ट और जो कंजुगेटिव ट्रॉक है इसमें जो गैप रहेगा उसको वेवलेंथ बोला जाएगा। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लैम्बडा से। तो लैम्बडा की बेसिस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट और टू कंजुगेटिव ट्रॉक। क्रेस्ट पहले लिख देते हैं। ओके, देन हमारा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, the number of waves passes through a point, let be point P। एक सेकंड में उस एक हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट पे कि जितना वेव जा जाएगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। That is the number of waves passes through a point in 1 second। ऐसे वेलोसिटी क्या होता है, और एक टॉर्क में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मतलब जो कंजर्वेटिव ट्रॉक है वो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं ना, कंजर्वेटिव क्रेस्ट और कंजर्वेटिव ट्रॉक, उस दोनों को लैम्बडा ही बोलते हैं। और वो एक लीनियर ही है, जैसे कि हम वो जो वेव है हम उसको ही कंसिडर ही नहीं करते। वेवलेंथ के मतलब कंजुगेट क्रेस्ट और कंजुगेट ट्रॉक के डिस्टेंस। ऐसे ही वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रैवल बाय लीनियर डिस्टेंस, और एक अच्छा टर्म है ऐसा लिख सकते हैं हम, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। और वेलोसिटी को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, c से डिनोट कर सकते हैं। और हाँ, आज जैसे हम फिजिक्स के तौर पर देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। और इधर डिस्टेंस क्या होता है ना, एक ही डिस्टेंस जो कंजर्वेटिव ट्रॉक और कंजर्वेटिव क्रेस्ट में उसको लैम्बडा ही बोलते हैं। तो लैम्बडा बटे टी हम उसे लिख सकते हैं। तो लैम्बडा, और हम उसको एक 1/t को ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। और 1/t हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सॉरी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा टर्म तो गया हूँ कि फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और उसको कैसे लिखा जाता है ना, 1/टोटल टाइम पीरियड। और उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट हम सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, और उसको हर्ट्ज भी बोला जाता है इस सेकेंड इनवर्स को। ओके, नोट कर लीजिए। देन C is equal to लैम्बडा इनटू म्यू। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि हमें पता है कि एक ये यूनिवर्स यहाँ सबके लिए टाइम से लिमिट, और वेलोसिटी
स्पीड लिमिट सेट करके रखा है यहाँ यूनिवर्स, जो कि होता है क्या 3 × 10⁸, मैं पहले पोस्टुलेट में मैं बता चुका हूँ, लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, ये ज़्यादातर इसी में यहाँ मेरे को सवाल को ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती से। और एक लास्ट टर्म और आखिरी है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर को हम म्यू बार से डिनोट करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ वही बोला जाता है, और फिर नंबर ऑफ वेव पासेस उसको वही बोला जाता है। देन इस वेलोसिटी टर्म को हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, एक आखिरी टर्म बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी एक कांस्टेंट टर्म है। तो मान लो कि कांस्टेंट 30 मान लो, एक कांस्टेंट है। ओके, उसका ये दो टर्म है, एक जब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसी को समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल ले रहा हूँ। 30 है, मान लो कि जब एक लैम्बडा एक ही पॉइंट पे 3 है और फ्रीक्वेंसी 10 है, तो मैं जब लैम्बडा को बढ़ाऊंगा 6 लिखूंगा, हाँ तो फ्रीक्वेंसी क्या घटेगा? हाँ जरूर, नहीं तो ये तो कांस्टेंट ही है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को 30 करने के लिए फ्रीक्वेंसी घट के 5 हो जाएगा, समझ गए? इसलिए जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, या फिर जब वेवलेंथ घटेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। ऐसा ही उनके बीच में रिलेशन है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक प्रॉब्लम होता है, ये एक नीट का PYQ है, 2021 में सवाल आया था शायद। इसी को लेकर एक NCERT का सवाल है। इस सवाल को हम नहीं लिख रहे हैं, तो डाटा को मैं लिख रहा हूँ। इसका एक वेवलेंथ दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 5000 एंगस्ट्रॉम, देन उसका वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देन हमें पता है कि वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो ये क्या आएगा ना 1/1000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, हमारा केमिस्ट्री में ज़्यादा वैसे टाइनी पार्टिकल्स जैसे कि माइक्रो पार्टिकल्स से जो हम डील करते हैं, इसलिए हमें डिस्टेंस से छोटे छोटे यूनिट को पता होना चाहिए, जैसे कि एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12, and फर्मी इज इक्वल टू 10⁻40 मीटर। ये आपको याद होनी चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10, तो इसको हम कम्प्लीटली तोड़ेंगे तो ऐसा मीटर इनवर्स। वेवलेंथ का तो यूनिट मीटर है, मतलब वेवलेंथ का रेशियो होगा, मतलब मीटर इनवर्स आएगा। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें यहाँ से लैम्बडा दे, हमें लैम्बडा पता है, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो मतलब हम लैम्बडा को यहाँ इधर ले आएंगे तो हम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बाय लैम्बडा। लैम्बडा हमें पता क्या है? लैम्बडा है 500 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। पूरी कैलकुलेशन करके जैसे 3/58 10⁻16, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम हर्ट्ज लिख सकते हैं या फिर सेकंड इनवर्स। ऐसे ही हम आखिरी कंसेप्ट बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, उसका अरेंजमेंट। ओके, जैसे कि हम पहले थोड़ी देर पहले मैं आपको ऐसे बताया कि जब वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा, या फिर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा। और ऐसे ही इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी पर जब हम हमको सजाएंगे तो पहले रेडियो वेव आएगा, जिसमें रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होता है।
उसके बाद माइक्रोवेव। एक माइक्रोवेव में आप जो खाना गर्म करते हैं उसमें यूज होता है। और इंफ्रारेड जिस पर में हम इसके बारे में तो अच्छी तरह से आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन हम जस्ट कल थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको इसे बता दे रहे हैं। इंफ्रारेड, देन आपका आएगा विजिबल, देन यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड देन कॉस्मिक रेज। और ऐसे ही अब विजिबल रे को जब वो ऐसे ही अरेंजमेंट है। इसी टॉपिक से लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल में पहला पड़ाव खत्म हो चुका है, और हम दूसरा जो बाकी है तो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।